अमीर सहेली से अच्छा गरीब सहेली का ससुराल। चंडीगढ़ के मोहाली में सोनिया और पूजा नाम की दो सहेलियां रहती थीं। वो दोनों बचपन की सहेलियां या यूं कहो कि एक दूसरे की परछाई थीं। स्कूल जाना, साथ खेलना, मेले में जाना, हर जगह दोनों साथ रहती थीं। सोनिया बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। उसके पापा शहर के एक बिजनेसमैन थे, लेकिन वहीं पूजा का परिवार एकदम गरीब था। उसके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। वो नीरज तुझे कितना पसंद करता है सोनिया, लेकिन तू तो उसे भाव तक नहीं देती। तू जानती है ना पूजा, वो मेरे टाइप का नहीं है, मुझसे अलग है। अच्छा मैडम, तो क्या है तेरा टाइप? मुझे ना बहुत अमीर घर में शादी करनी है। उस फटीचे नीरज के पास तो कुछ भी नहीं है। बड़ी कोठी हो, नौकर हो, गाड़ियां हो, कभी कुछ काम नहीं करने पड़ेगा, बस मजे ही मजे। अच्छा तू बता, तुझे कैसा ससुराल चाहिए? मुझे तो बस ऐसा घर चाहिए जहाँ लोग दिल के अच्छे हों। भले ही उनके पास पैसे ना हो, लेकिन दिल अच्छा हो तो सारी जिंदगी काटी जा सकती है। तू भी ना पूजा, दिल से क्या होता है? पैसे से सब कुछ मिलता है। सारी खुशियां बस पैसे से ही मिलती हैं। नहीं सोनिया, पैसे से सब नहीं मिलता। वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन तुम देख लेना, मेरी जिंदगी किसी रानी से कम नहीं होगी। ये सुनकर पूजा मुस्कुरा दी। धीरे धीरे वक्त पंख लगाकर उड़ गया। दोनों सहेलियों की पढ़ाई खत्म हुई और अब दोनों की शादी की बातें होने लगी। फिर एक रोज सोनिया के लिए एक रिश्ता आया। उस लड़के का नाम था रोहित, जो कि शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। शहर में उनका बड़ा नाम था और उनका रिश्ता पक्का हो गया। सोनिया के लिए जब इतने बड़े घर से रिश्ता आया तो सोनिया बहुत खुश थी। उसने जल्दी से पूजा को फोन लगाया। तुझे पता है पूजा, मेरी शादी तय हो गई। सच? कौन है वो लड़का? करोड़पति है, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा ससुराल तुझे चाहिए था वैसा मिल गया। हाँ, अब देखना मेरी जिंदगी कितनी शानदार होगी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे सोनिया। ऐसे कुछ दिन बीते और कुछ ही दिनों बाद सोनिया की शादी हो गई। अब पूरा शहर उस शादी की चर्चा कर रहा था। महल जैसा पंडाल, हजारों मेहमान। देखा पूजा, कितना शानदार है मेरा ससुराल। क्या ठाट बाट के साथ मेरी बारात आई है। हाँ सोनिया, है तो बहुत शानदार। अब तो तुम्हारी ऐश ही ऐश है। हाँ वो तो है। अच्छा अब तुम भी जल्दी किसी अमीर घर में शादी कर लेना। सोनिया हंसी खुशी अपने ससुराल चली गई। ऐसे कुछ महीनों बाद पूजा के लिए एक अमित नाम के लड़के का रिश्ता आया। अमित एक छोटे स्कूल में पढ़ाता था, जहाँ उसे महीने के 10,000 ही मिलते थे। उसका घर भले ही छोटा था और आमदनी काफी कम थी, साथ ही उसका परिवार लेकिन बहुत अच्छा था। जब सोनिया को पता चला तो उसने जल्दी से पूजा को फोन किया। तुम पागल हो गई हो क्या पूजा? एक ऐसे लड़के से शादी कर रही हो जो बस महीने के 10,000 ही कमाता है। इतने कम पैसों में कैसे गुजारा करोगी? वो बहुत अच्छे लोग हैं और मेरे लिए यही काफी है। जिंदगी सिर्फ अच्छे लोगों से नहीं चलती। खैर, जो तुझे ठीक लगे वो कर। कुछ दिन बाद पूजा की शादी बहुत सादगी से एक छोटे से मंदिर में हुई, लेकिन सोनिया को उसका गरीब परिवार बिल्कुल पसंद नहीं था। पूजा भी ससुराल चली गई। इधर शादी के कुछ दिन बाद ही सोनिया के ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। एक रोज उसकी सास कड़क आवाज में बोली, बहू, सुबह के 7 बज रहे हैं और तू अभी तक सो रही है। आखिर कर क्या रही है तू अब तक? मम्मी जी, मैं तो रोज ऐसे ही उठती हूँ। हाँ, लेकिन आज के बाद तू सुबह 5 बजे ही उठेगी। घर की लक्ष्मी देर तक सोती रहे तो फिर घर में लक्ष्मी कैसे आएगी? उसके लिए तो घर पर नौकर है ना। है नहीं थे, अब मैंने सबकी छुट्टी कर दी है और हमारे घर की बहुएं ज्यादा बोलती नहीं। आज के बाद जुबान मत लड़ाना मुझसे। ये सुनकर सोनिया चुप हो गई। उसे लगा शायद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। शादी के कुछ दिन बाद एक रात सोनिया ने रोहित से कहा, रोहित बहुत दिन हो गए, क्या हम कहीं घूमने चले? जब देखो तुम अपने काम में बिजी रहते हो। सोनिया, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और शादी का मतलब ये नहीं कि मैं अपना काम छोड़ दूं। अब सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बड़ा घर हमेशा खुशियों से भरा नहीं होता। उधर पूजा अपने ससुराल में काफी खुश थी। एक शाम वो रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास रमा आई। बहू, तुम थक जाओगी, मैं मदद कर देती हूँ। नहीं माँ जी, आप बैठिए, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। फिर पूजा ने सबके लिए खाना परोसा तो उसे खाकर वो सभी बड़े खुश हुए। अब पूजा के घर के काम में कभी उसकी सास तो कभी उसका पति मदद करवा देता। साथ ही छुट्टी वाले दिन अमित उसे घुमाने भी ले जाता। ऐसे ही समय बीता। जहाँ गरीब ससुराल में पूजा खुश थी, वहीं अमीर सहेली अपने बड़े से ससुराल में खुश नहीं थी। एक दिन अचानक सोनिया का फोन पूजा के पास आया। फोन पर उसकी आवाज कांप रही थी और वो रोने लगी। फोन पर सोनिया के रोने की आवाज सुनकर पूजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोनिया, आखिर हुआ क्या है? तू ऐसे क्यों रो रही है? पूजा, मेरा ससुराल उतना अच्छा नहीं है जितना दिखता है। मतलब?
यहाँ हर चीज दिखावे की है, किसी को किसी की परवाह नहीं। मेरी सास ने घर के सब डॉक्टरों को भी छुट्टी दे दी, साथ ही उन्हें काम से भी हटा दिया। अब घर के सब काम तो वो मुझसे ही लेती है, साथ ही हर वक्त मुझे डांटती भी रहती है। सोनिया, हर घर में थोड़ी बहुत परेशानी होती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। बहू, ये चाय इतनी फीकी क्यों है? माँ जी, मैंने तो वैसे ही बनाई जैसा आपने बताया था। क्या खाक वैसे बनाई है? एकदम बेस्वाद है। तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? इतना कहकर उसने कप जोर से पटक दिया। ये देख सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे दिन बीतने लगे। धीरे धीरे समय बीता और अब सोनिया को अपने पति रोहित का असली स्वभाव भी समझ आने लगा। वो हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहता था, घर में होते हुए भी वो उससे बात नहीं करता था। फिर एक रात सोनिया गलियारे से गुजर रही थी, तभी उसने कमरे के अंदर से अपने सास ससुर और रोहित की आवाज सुनी। रोहित, हमें इस शादी से बहुत फायदा हुआ है। हाँ पापा, सोनिया के पापा ने जो पैसा दिया उससे बिजनेस संभल गया। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, इस बात का पता बहू को नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो सर पर चढ़ जाएगी। सोनिया ये सब सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि उससे शादी प्यार के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए की गई थी। इधर पूजा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक शाम पूजा की सास ने कहा, बहू, आज तुम बहुत थक गई हो, खाना मैं बना देती हूँ। नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं बना देती हूँ। इधर कुछ दिन बाद सोनिया की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि वो माँ बनने वाली थी। सोनिया बहुत खुश हुई। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। उसने खुशी खुशी ये बात रोहित को बताई, लेकिन रोहित का चेहरा उतर गया। क्या अभी बच्चा? अभी बिजनेस का समय, ये सब बाद में भी हो सकता है। ये सुनकर सोनिया का दिल टूट गया। उधर उसके सास ससुर का रिएक्शन भी कुछ अलग ही था। अगर लड़की हुई तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, हमें तो वारिस चाहिए। सोनिया ये सुनकर कांप गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और रो पड़ी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसी रात सोनिया ने पूजा को फोन किया। पूजा, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे पास आ सकती हूँ? हाँ, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बहन हो। फिर अगले दिन सोनिया पूजा के घर पहुंची। छोटा सा घर था, लेकिन बहुत साफ और सुकून भरा था। सोनिया, क्या हुआ? अरे बेटा, अंदर आओ, रो मत, अब तुम अपने घर में हो। सोनिया के लिए उन्होंने नई चादर बिछाई और उसकी खातिरदारी की। फिर शाम को सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सोनिया चुपचाप सब देख रही थी। जिस अमीरी पर वो घमंड करती थी, उससे कहीं ज्यादा अमीर ये छोटा सा घर है। 2 दिन बाद अचानक एक बड़ी कार पूजा के घर के सामने रुकी। उसमें से रोहित और उसकी माँ कमला देवी उतरे। हमारे घर की बहू इस गरीब घर में छुप कर बैठी है। चलो सोनिया, घर चलो। नहीं, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी जहाँ मुझे इंसान नहीं समझा जाता। अच्छा, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। ठीक है, अगर तुम नहीं चलोगी तो याद रखना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो हमारे परिवार का वारिस है। आप लोग इंसान है या पत्थर? सोनिया कोई मशीन नहीं है जो बच्चा पैदा करके आपको दे दे। शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े महल में रहते हो और दिल इतना छोटा रखते हो। अरे कुछ तो शर्म करो। उसके पापा ने अपनी बेटी की खुशी के लिए आप लोगों को कितने पैसे दिए, फिर भी उसकी कोई कदर नहीं। अब उन सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उससे माफी मांगी और वो सोनिया को लेकर वहां से चले गए। साथ ही उस दिन के बाद उसे कभी परेशान भी नहीं किया। जल्दी खोल ना अपना टिफिन, दिखा आज क्या बनाकर भेजा आंटी ने। क्या भेजा होगा? शाम को तो सब्जी के नाम पर बस बैंगन ही बचे थे घर में, तो वही बने होंगे और क्या। क्या बैंगन? यार, आई लव बैंगन, और वो भी आंटी के हाथों से बने बैंगन तो मेरी जान है, जान। तो काव्या अपना टिफिन छोड़कर गरिमा का टिफिन खाने लगी और फिर खाते हुए ही उसने गरिमा से कहा, ऐसी क्या देख रही है, मेरा टिफिन भी खोल जल्दी, पता नहीं सुनीता दीदी ने क्या बनाया होगा आज। काव्या के कहने पर गरिमा ने उसका टिफिन खोला तो उसमें बढ़िया पनीर की सब्जी और उसके अलावा भी काफी कुछ था, जिसे छोड़कर काव्या गरिमा के टिफिन का सादा सा खाना खा रही थी और ये देखकर गरिमा बस मुस्कुरा रही थी। दरअसल काव्या बहुत अमीर घर से थी, जबकि उसकी पक्की दोस्त गरिमा बहुत गरीब घर से थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और बेस्ट फ्रेंड्स थी। गरिमा के पिताजी ने बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर गरिमा का एडमिशन इस महंगे कॉलेज में कराया था। उधर काव्या के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे, तो उसे किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन उसे अपनी अमीरी पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था और उसकी यही बात गरिमा को सबसे ज्यादा पसंद थी। अच्छा सुन ना, तू शाम को क्या कर रही है? मेरी 2-3 मीटिंग्स हैं यार, अब्रॉड से कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो यही करीब 5-7 करोड़ की डील्स फाइनल करनी है मुझे आज। एनी हाउ। बाप रे, इतना सारा काम, तो फिर तू तो रहने ही दे। ए चुप कर और जल्दी बोल, क्या करना है शाम को? गोलगप्पे खाने चलेंगे और क्या, तू रेडी रहना, मैं तुझे लेने आऊंगी। नहीं यार, इस बार रहने दे। पर क्यों? तेरी तबीयत तो ठीक है ना जो गोलगप्पे खाने के लिए मना कर रही है?
अरे वो बात नहीं है, दरअसल इस बार मेरी पूरी पॉकेट मनी खर्च हो गई। हरियाली तीज आ रही है ना, तो मैंने माँ के लिए शॉपिंग कर ली। अगर मैं उनके लिए साड़ी नहीं लेती तो वो खरीदने वाली ही नहीं थी। अरे यार, तो गोलगप्पे तो मैं खिलाऊंगी ना, तू क्यों टेंशन ले रही है? वैसे तूने अभी क्या बोला, कौन सा तीज? हरियाली तीज मैडम। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो तुझे भी तीज का त्योहार मनाना पड़ेगा, और पता है अपने उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखना पड़ेगा। ये सही है यार, पति की लंबी उम्र के लिए हर बार पत्नी बेचारी भूखी रहे। अच्छा तो तू एक काम करना, अपने पति को भी अपने साथ भूखा रखना, ठीक है? गरिमा की इस बात पर दोनों खूब हंसे। गरिमा बहुत मजाकिया थी और काव्या को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन फिर गरिमा की हंसी को किसी की नजर लग गई। एक हादसे में गरिमा के पिता रमाकांत का देहांत हो गया और इस हादसे के बाद से गरिमा बहुत गुमसुम और शांत रहने लगी। काव्या उसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन गरिमा अपने पापा के चले जाने के दुख से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। कुछ दिनों के बाद गरिमा ने कॉलेज आना भी बंद कर दिया। काव्या को उसकी चिंता हुई तो वो सीधा उसके घर पहुंची और फिर, गरिमा कैसी है तू? काव्या, आजा बैठना। मैंने पूछा कैसी है तू? अच्छी हूँ। लग तो नहीं रही। और सुन, तू कॉलेज क्यों नहीं आ रही? यार पिछले सेमेस्टर की फीस तो पापा ने भर दी थी, पर इस बार की फीस अरेंज नहीं हो पाई, तो बस इसीलिए। तो तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? पागल कहीं की, ऐसे आधे में छोड़ देगी क्या पढ़ाई? रुक, मैं अभी अपने पापा से बात करती हूँ। रुक तो सही 1 मिनट। देख, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें लगेगा कि पैसे मुझे चाहिए और मांग तू रही है। अब ऐसा करते हैं, मैं कल तेरे घर आती हूँ और अंकल से खुद ही बात करूंगी। मैं बस कुछ समय के लिए उधार पैसे लूंगी उनसे, और फिर जैसे इंतजाम हो जाएगा वापस कर दूंगी। अरे यार, तू इतना मत सोच और मुझे कॉल करने दे। नहीं काव्या, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही करते हैं, वरना मैं तेरी मदद नहीं लूंगी। गरिमा की बात सुनकर काव्या चुप रह गई और फिर वो कुछ देर उसके साथ बैठकर वापस अपने घर चली गई। लेकिन फिर अगले दिन कॉलेज में सारा दिन काव्या गरिमा का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आई। तो वो फिर से गरिमा के घर गई, लेकिन वहाँ घर के दरवाजे पर ताला लगा देखकर वो हैरान रह गई। उसने गरिमा को आवाज लगाई, जिसे सुनकर पड़ोस के घर से एक औरत बाहर आई। तुम काव्या हो क्या? हाँ आंटी, मैं काव्या हूँ। वो गरिमा कहाँ गई और ये उसके घर पर ताला क्यों लगा है? उसका घर नहीं बेटी, वो बेचारे तो यहाँ किराए पर रहते थे। मकान मालिक को किराया नहीं दे पाए तो मजबूरन घर खाली करना पड़ा। अरे पर वो लोग गए कहाँ? मुझे नहीं पता, लेकिन वो तुम्हारे लिए ये चिट्ठी छोड़ गई है। मुझे माफ कर देना काव्या, मैं अंकल से फीस के पैसे तो मांग लेती, पर माँ की दवाइयाँ, मकान का किराया, राशन, इन सब के पैसे कौन देता? मैं हमारी दोस्ती में पैसे को नहीं लाना चाहती दोस्त, इसीलिए मैं जा रही हूँ। कहाँ ये मुझे खुद नहीं पता, पर तू मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और हमेशा खुश रहना। किस्मत में लिखा होगा तो हम फिर मिलेंगे। गुड बाय मेरी जान। उस चिट्ठी को पढ़कर काव्या बहुत देर तक रोती रही। इस बात को कई साल बीत गए। इस बीच काव्या ने गरिमा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उधर गरिमा की शादी हो गई। उसका पति एक फैक्ट्री में मजदूर था। इधर काव्या की भी शादी हो गई। उसका पति भी उसके पिता की तरह बहुत रईस आदमी था। शादी के बाद काव्या अपना शहर छोड़कर अपने पति के साथ दिल्ली में रहने लगी थी। फिर एक दिन जब काव्या अपने लिए शॉपिंग करने जा रही थी, तभी उसने गरिमा को देखा जो कि रोड क्रॉस कर रही थी। गरिमा को देखकर काव्या झट से कार से उतरी और सीधा जाकर उसे गले से लगा लिया। कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, और तू आज जाकर मिली। कब्बू मेरी जान, बीते कुछ साल बहुत कठिन थे मेरे लिए। पहले पापा चले गए और फिर कुछ महीनों के बाद मेरी शादी कराकर मम्मी भी चल बसी। अरे चल, कोई बात नहीं, चल अब तू मेरे साथ चल। अब हम मिल गए हैं ना, तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं काव्या, मुझे घर जाना है, मेरे पति घर आने वाले होंगे। अच्छा तो ऐसा कर, तू मुझे अपने घर ले चल, मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करनी है। अब वो मैं आज तो देख, अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। या तो तू मुझे अपने घर लेकर चल या फिर मेरे साथ मेरे घर चल, समझी ना? दरअसल गरिमा एक छोटी सी बस्ती में रहती थी और वो नहीं चाहती थी कि काव्या वहां आकर उसकी गरीबी देखे, पर काव्या शुरू से ही जिद्दी थी। वो जबरदस्ती काव्या के साथ उसके घर पहुंच गई। उसने देखा कि घर के नाम पर गरिमा के पास बस एक छोटा सा कमरा था और साइड में हाथ से चलाने वाली एक पुरानी सिलाई मशीन भी थी, जिसके ऊपर 2 सुंदर सुंदर हैंगर पर कपड़े टंगे हुए थे। उन्हें देखकर काव्या ने कहा, अरे वाह गरिमा, ये तूने सिले हैं क्या? हाँ, इस महंगे शहर में गुजारा करने के लिए पति के साथ साथ मैं भी काम करती हूँ। लेकिन ये सिलाई का काम कब सीख लिया तूने? और ये बहुत ही प्यारा डिजाइन है। अब वैसे ग्राहकों की तो लाइन लग जाती होगी ना तेरे पास? कहाँ यार, यहाँ किसी को पता ही नहीं मेरे काम के बारे में। सोचा तो था कि कभी अपना बुटीक खोल लूंगी, पर अब चल छोड़ना ये सब। ये बता, चाय पिएगी या नींबू पानी? काव्या समझ चुकी थी कि उसे अब क्या करना है।
काफी देर तक गरिमा से बात करने के बाद काव्या वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद हरियाली तीज का त्योहार फिर आया तो गरिमा ने अपनी माँ की पुरानी हरी रंग की साड़ी पहनी। तभी काव्या वहाँ गई। उसने एकदम नई साड़ी और मैचिंग के जेवर पहने थे जिनमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अरे वाह, तू सच में बहुत सुंदर लग रही है यार, नजर ना लगे किसी की, है ना? चल तू भी अब रेडी हो जा, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। काव्या ने कमरा अंदर से बंद किया और एक बैग से बिल्कुल अपने जैसी साड़ी और जेवर निकाले और जबरदस्ती गरिमा को पहना दिए। अब तो काव्या और गरिमा एक जैसे लग रहे थे। गरिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे जिन्हें पोंछते हुए काव्या ने कहा, रुक जा अभी एक चीज और है। बस कर कब्बू, चुप कर और ये ले, ये है तेरे नए बुटीक की चाबी। मेन बाजार में तेरी अपनी दुकान है तो अब लोग तेरे काम को भी जानेंगे और तुझे भी। पर कब्बू ये मैं ऐसे नहीं ले सकती। ऐसे ही कौन दे रहा है तुझे? तू पहले खूब पैसे कमा और जब लगे कि तेरी 2-3 मीटिंग्स अरेंज हो गई हैं, अब्रॉड से 4-5 क्लाइंट्स आ गए हैं और शाम तक तुझे 5-7 करोड़ की डील्स करनी है एनी हाउ, तो वापस कर दियो मेरे पैसे, ठीक है? काव्या की बात सुनकर गरिमा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन इस बार वो गरिमा से वो चाबी लेकर उसका मान भी रख लेती है और अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने को तैयार भी हो जाती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।